हो गया। देखिए ये जो किताब है ना, ये किताब भारत का संविधान है। इतनी मोटी पुस्तक है, इसमें 395 अनुच्छेद है बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। काफी विस्तार पूर्वक इसमें अनुच्छेद को समझाया गया है। ठीक है, ये आपको लेने का जरूरत न है। ठीक है, हे भगवान, अब तो आप लोग किताब में भी चिल्लाने लगते हैं। क्या बोलेंगे जो नहीं चिल्लाइएगा? ओ, देखना कोई जरूरी ना है। ठीक है, देखिए ये किताब, सिर्फ इसमें अनुच्छेद है 395 का 395 अनुच्छेद, और कुछ नहीं है इस किताब में। तो हाँ जी, कहाँ है? ठीक, बहुत ज़्यादा मोटा कहाँ है? हिंदी अंग्रेजी दोनों बाइलिंगुअल है। ठीक है, इसलिए भी थोड़ा मोटा हो गया है, समझे? कितना में अब पता नहीं, पैसा याद है, पता नहीं, पैसा नहीं पता है हमको। चलिए, क्लास लाइव हो गया है जी? है क्लास लाइव है? हाँ, चलिए शांत रहिए, क्लास लाइव हो गया अब। फालतू का लगे हुए हैं। चलिए शांत रहिए, क्लास लाइव हो गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, ऑनलाइन वाले लोग, पिछला क्लास जो हुआ था रिकॉर्डिंग करवा दिए थे, और रिकॉर्डिंग करवा करके जो है वो वीडियो आपके सेक्शन में डलवा दिए थे, डाल दिए थे ना जी? हाँ, डाल दिए थे। ठीक है, तो आप वहाँ कर ही लिए होंगे पिछले क्लास का। पिछले क्लास में मूल तौर पर जो है अनुच्छेद 332 से 342, 332 से 342 ना, इसी को ना देखे थे? याद है ना कुछ? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ? 1900। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका काले। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ? 1979। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? कौन थे? बीपी विश्वनाथ प्रताप मंडल। अरे ये पंखा चेंज करवाइए, बोले हैं इससे पहले भी हम बोले हैं पंखा चेंज करवाने के लिए। ठीक है, ठंडा आ गया तो उससे क्या मतलब है? पंखा चेंज करवाइए, हवा देता है नहीं। ठीक है, फालतू का लगेले है। चलिए देखिए, अब जो है कुछ अन्य अनुच्छेद देख रहे थे। अनुच्छेदों में हम आपको स्पष्ट किए हुए थे कि अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 255 तक हर अनुच्छेद बताए हैं, इसमें कहीं कोई कटौती नहीं किए हैं। 256 से लेकर के 300, 256 से लेकर के 314 तक में कटौती किए हैं। तो 256 से लेकर 314 तक में जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, लिखिए, लिखते जाइए, समझते जाइए, याद करते जाइए। सब अनुच्छेद महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ महत्वपूर्ण है, लिखिएगा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद में जहां तक आप लिखे हैं उससे आगे किताब आपको काहे चाहिए? लॉ पब्लिकेशन, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन का बुक है, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन का बुक है, इलाहाबाद में छपता है, ही इलाहाबाद में छपता है। ठीक है, ज्योग्राफी बैच आ रहा है, अब तो लास्ट होने ही जा रहा है, यही तो लास्ट है, इसके बाद तो ज्योग्राफी आएगा। कुछ लोग जो है ना जानते बुझते हुए जो है ना हमको गुस्सा दिलवाएगा। गुस्सा में कुछ उल्टा पुल्टा बोल देंगे, तब शांत हो जाएगा। जो है
लिखिए तो। अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 257, यह अनुच्छेद कहता है कि, यह अनुच्छेद कहता है कि, यह अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का यह अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो, कोई अड़चन ना हो, कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, इसका क्या मतलब हुआ जानते हैं? इसका मतलब थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, इसमें हम आपको लिखाए हैं कि यह अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि एक जो है संघ की कार्यपालिका है, संघ की कार्यपालिका है, एक जो है आपको राज्य की कार्यपालिका है। एक क्या है? राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका। ठीक है, संघ की कार्यपालिका में कौन आता है और राज्य की कार्यपालिका में कौन आता है, आपको पता है? हाँ या ना? पता है ना जी? देखिए, संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति आता है, राष्ट्रपति के बाद जो है उपराष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति के बाद जो है प्रधानमंत्री आता है, प्रधानमंत्री आता है, प्रधानमंत्री के बाद जो है आपको महान्यायवादी आता है, महान्यायवादी आता है। फिर राज्य की कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल आता है, राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री आता है, मुख्यमंत्री के बाद महाधिवक्ता आता है, मुख्यमंत्री के बाद महाधिवक्ता, महाधिवक्ता आता है। ठीक है, महाधिवक्ता आता है। अनुच्छेद 257 यह कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति मतलब राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता इस प्रकार से राज्य में काम करे। ये जो है अधिकारी, ये जो अधिकारी है, ये अधिकारी इस प्रकार से राज्य में काम करे ताकि अगर संघ यानी केंद्र, संघ यानी केंद्र यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी अगर राज्यों में कुछ करना चाहे, राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत कुछ करना चाहे, तो उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, उसमें कोई अड़चन ना हो।
आप नहीं समझे होंगे, आप समझिएगा। आप देखिए, आप सभी लोग जानते हैं केंद्र है, राज्य है। केंद्र बड़ा है, राज्य छोटा है। केंद्र बड़ा है और राज्य छोटा है। केंद्र के अधीन ही सभी के सभी राज्य आते हैं, हाँ या ना? आते हैं ना, इसमें कोई शक नहीं ना है। केंद्र के अधीन ही सभी के सभी राज्य जो है आपको आते हैं, ठीक है। अब राज्य अपना, राज्य के भीतर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, ये सब अपना काम कर रहा है और ये सब अपना काम कर रहा है। तो अब राज्यपाल, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राज्यपाल करेगा, मुख्यमंत्री करेगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मान लिया जाए कि राज्यपाल के द्वारा किया जा रहा है। राज्यपाल इस प्रकार से राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करे कि अगर राष्ट्रपति किसी राज्य में कुछ करना चाहे तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई अड़चन ना आ पाए। मतलब जैसे बिहार में फागू चौहान राज्यपाल है, भारत के राष्ट्रपति जो है आपको द्रौपदी मुर्मू है। फागू चौहान संवैधानिक तरीका से बिहार राज्य के भीतर शासन प्रशासन चलाए, अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करे और इस प्रकार से अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करे कि अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार राज्य की कार्यपालिका शक्ति में कुछ करना चाहती है तो उसमें कोई अड़चन ना आए, कोई बाधा ना आए। मतलब राज्यपाल वैसा कोई काम नहीं करे या मुख्यमंत्री वैसा कोई काम नहीं करे जो कि संघ की या केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में अड़चन पैदा करे, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति में अड़चन पैदा करे। मतलब अगर अभी भी नहीं समझे हैं तो आप इसको ऐसे समझिए। देखिए, केंद्र बड़ा भाई और राज्य छोटा भाई। राज्य छोटा भाई है, छोटा भाई ऐसे अपने काम को करे कि बड़ा भाई अगर छोटा भाई को कुछ मदद करना चाहे तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई बाधा ना उत्पन्न हो दोनों के बीच, किसी भी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न दोनों के बीच ना हो। क्या बोले हैं आप, समझे? है, अब समझ गए ना? ठीक है कि अब भी ना समझ गए हैं? अब ज्यादा कुछ नहीं ना बोलना है। हाँ, चलिए इसके बाद 200, देखिए पूरा पढ़ा दिए हैं। पूरा पढ़ाने के बाद जो बचा खुचा है, समझ गए, इसी वजह से हम किताब लेकर के आए हैं। कभी किताब उताब लेके आए थे? नहीं आए थे, ठीक है, ताकि इस किताब से बेहतर भाषा में आपको लिखा दे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ऐसे हम अपने मन से लिखाते तो थोड़ा शॉर्ट हो जाता, लेकिन किताब से लिखाएंगे तो थोड़ा सा बेहतर होगा। चलिए इसके बाद जो है 258 258। हाँ, ई केंद्र आज छोटा भाई बड़ा भाई देकर एग्जाम्पल लेना था, ये क्या था? ठीक है, अब क्या एग्जाम्पल दे हम आपको? ठीक है, ज्यादा एग्जाम्पल के चक्कर में मत रहिए। हाँ। 258 यह अनुच्छेद कहता है कि यह अनुच्छेद कहता है कि यह अनुच्छेद कहता है कि कुछ दशाओं में
कुछ दशाओं में राष्ट्रपति राज्यों की शक्ति, कुछ दशाओं में राष्ट्रपति राज्यों की शक्ति में इजाफा कर सकता है। राज्यों की शक्ति में इजाफा कर सकता है मतलब जो है, इसको समझिएगा। राज्य, देखिए केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार का अपना एक क्षेत्राधिकार है, राज्य सरकार है, राज्य सरकार का अपना एक क्षेत्राधिकार है, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में इजाफा करना है, तो राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में राज्य सरकार की शक्ति में इजाफा कौन कर सकता है? तो राज्य सरकार की शक्ति में इजाफा जो है भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं, और भारत के राष्ट्रपति को ऐसा अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 258 देता है। अनुच्छेद 258 देता है। अनुच्छेद 258 भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी राज्य के कार्यपालिका शक्ति में विस्तार कर सकता है या इजाफा कर सकता है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मान लिया जाए कि राज्यपाल का कुछ संवैधानिक शक्ति है, राज्यपाल का कुछ संवैधानिक शक्ति है, राज्यपाल का संवैधानिक शक्ति हम आपको क्लास में बताए हुए हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की जो है नियुक्ति करता है, समझ गए। और भी कई प्रकार के काम राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। अब राज्यपाल को जितना शक्ति है उससे ज्यादा शक्ति राज्यपाल को देना है, उससे ज्यादा शक्ति राज्यपाल को देना है या मुख्यमंत्री को देना है। तो जितना राज्यपाल या मुख्यमंत्री को शक्ति है उससे ज्यादा शक्ति अगर राज्यपाल या मुख्यमंत्री को देना है, यह देने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होता है। और भारत के राष्ट्रपति ऐसा काम अनुच्छेद 258 के तहत करते। भारत के राष्ट्रपति ऐसा अनुच्छेद 258 के तहत करते। इसके बाद आगे लिखिएगा। आगे लिखिएगा। अनुच्छेद 260 अनुच्छेद 260 लिखिए। अनुच्छेद 260 लिखिएगा। भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ सरकार की शक्तियां आगे अनुच्छेद 262 अनुच्छेद 262 अनुच्छेद 262 महत्वपूर्ण लिखा रहे हैं, इसलिए सब नहीं लिखाएंगे, जो महत्वपूर्ण है वही लिखाएंगे। 262 देखिए इसमें क्या है जानते हैं? एक बात बताइए, अगर कोई नदी है वह एक ही राज्य से होकर गुजरती है, तो उस नदी का जल तो एक ही राज्य में होगा, तो उस नदी के जल को लेकर कोई विवाद होगा? नहीं हो।
अगर कोई नदी है वह दो राज्यों से होकर गुजरती है, मान लिया जाए महानदी है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, छत्तीसगढ़ में बहने के बाद ओडिशा में बहती है, ओडिशा में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। महानदी, महानदी है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, छत्तीसगढ़ में बहने के बाद ओडिशा में बहती हुई अपना जल गिरा देती है बंगाल की खाड़ी में। तो महानदी दो राज्यों से होकर गुजरती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस नदी के जल को लेकर विवाद अगर होता है तो विवाद यही दो राज्य के बीच होगा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच होगा, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच होगा। इसके बाद गोदावरी नदी है, महाराष्ट्र से निकलती है, तेलंगाना में बहती हुई, आंध्र प्रदेश में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। तो गोदावरी नदी एक से अधिक राज्य से होकर गुजरती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसको लेकर विवाद अगर होता है, गोदावरी नदी के जल को लेकर अगर विवाद होता है तो इन राज्यों के बीच होगा, जिन राज्यों से होकर यह नदी गुजरती है, जिन राज्यों से होकर यह नदी गुजरती है। तो जो नदी जल विवाद है, नदी जल विवाद के विषय में जानकारी हमें अनुच्छेद 262 देता है। और सामान्य तौर पर वैसी नदियां जो एक से अधिक राज्यों से होकर गुजरती है, उन नदियों के जल को लेकर ही जो विवाद होता है उसी को अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद कहते हैं। तो जो अनुच्छेद 262 है इसमें अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद की चर्चा है, तो नीचे से लिखिएगा अनुच्छेद 262। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। इसके बाद अच्छा एक अनुच्छेद बताइए तो आप लोग, 263 बताए हुए हैं। 263 में क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद। इसका गठन कब हुआ है? 1990। 1900 किसने किया है? भारत के राष्ट्रपति ने। किसने किया है? भारत के राष्ट्रपति ने। अच्छा, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस आयोग के सिफारिश पर हुआ है? सरकारिया आयोग। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इसके बाद जो है एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 265। अनुच्छेद 265 बड़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। ठीक है, देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो भी लिखा रहे हैं महत्वपूर्ण है, 265 बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 265 क्या कहता है? देखिए ये सब अनुच्छेद जो लिखा रहे हैं और बता रहे हैं, ये सब अनुच्छेद से जब प्रश्न आता है ना, और आज के डेट में ये सभी अनुच्छेद से प्रश्न आने लगे हैं, सामान्य छात्र नहीं बना करके आता है, समझ गए। अगर हम पॉलिटी हम चाहते तो खत्म कर दिए रहते, लेकिन फिर भी हम बोले हैं कुछ अनुच्छेद जो छूटा है उसमें जो महत्वपूर्ण है उसको भी देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं। अब ये जो 257 वाला बात है, हाल फिलहाल में किसी परीक्षा में 257 आया था, समझ गए। तो अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 265 क्या कहता है? अनुच्छेद 265 यह कहता है विधि के प्राधिकार के बिना, विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है, ना ही संग्रहित किया जा सकता, संग्रहित किया जा सकता है। विधि के प्राधिकार के बिना यानी बिना नियम कानून के, बिना नियम कानून के कोई कर ना तो लगाया जा सकता है, ना ही उसकी वसूली की जा सकती है। कोई कर ना तो लगाया जा सकता है, ना ही वसूली की जा सकती है। इसलिए जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, भारत सरकार तो ऐसे भी जीएसटी वसूल सकती थी, लेकिन जब तक जीएसटी को लेकर कानून नहीं बना, क्या जीएसटी की वसूली हुई? नहीं हुई। जीएसटी को लेकर भारत की संसद में जीएसटी अधिनियम लाया गया, भारत की संसद ने उसे पारित किया, तब जाकर के जीएसटी लागू हुआ, और जब जीएसटी लागू हुआ तब जाकर के जो है अब जीएसटी की वसूली भारत सरकार के द्वारा जो है की जा रही है। तो मतलब बिना विधि के, बिना कानून के, बिना कानूनी प्रक्रिया के
ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही संग्रहित किया जा सकता है। ना तो लगाया जा सकता है, ना कलेक्ट किया जा सकता है, ना जमा किया जा सकता है। समझ गए? तो बड़ी महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 265। लिखिएगा, लिखिएगा अनुच्छेद 265। है महाराज, पढ़िए ना, शादी कब कर रहे हैं? शादी कोई लड़की पूछवे न करती है, शादी करें। लिखिए, अरे वैसी मिलेगी भी तब ना। अपने कैटेगरी की मिलेगी, मतलब जैसे मनफेक हम है, मनफेक हो, थोड़ा सा जो है अपना खोजिए ना। मेरा चिंता काहे करते हैं? हम अकेले काफी है अपना खोजने के लिए। जिस रोज मिल जाएगी कर लेंगे, अब बता देंगे आप लोग को भी। लिखिए अब, सोनू यादव साइंस वाले सर इसलिए नहीं लिखाते हैं, साइंस का नोट आपके पास प्रॉपर वे में अवेलेबल है। साइंस समझने वाला चीज है, समझिए। ठीक है, लिखिए। अनुच्छेद 265, यह अनुच्छेद कहता है कि यह अनुच्छेद कहता है कि कोई कर, कोई कर, कोई कर, कोई कर, कोई कर, कोई कर विधि के प्राधिकार से ही विधि के प्राधिकार से ही दीपक कुमार सो के आया है, बोल रहा है कौन सा चैप्टर है ये? आपके नानी गांव वाला चैप्टर है। यही ना, ऑनलाइन में इतना अनियमितता है ना, क्या बताएं। इस सबको हम गाली नहीं देते हैं, यही काफी है। नानी गांव वाला चैप्टर है, दादी गांव चले जाइए आप। कौन सा चैप्टर है? कहेगा कैसन मास्टर है, गाली देता है, क्या कीजिएगा। हाँ, यह अनुच्छेद कहता है कि कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित, अधिरोपित, अधिरोपित या संग्रहित, अधिरोपित या संग्रहित। एगो पेन दीजिए तो है हीरो, एगो पेन दीजिए, एगो दीजिए ना जी, एगो मांग रहे हैं तो। अधिरोपित या संग्रहित अधिरोपित या संग्रहित, संग्रहित किया जा सकता है हाँ, ठीक है। चलिए एक बात बताइए, अब ये बात बताए होंगे, हो सकता है नहीं भी बताए होंगे, ठीक है। लोक लेखा निधि कौन अनुच्छेद में? आकस्मिक निधि कौन अनुच्छेद में? संचित निधि कौन अनुच्छेद? संचित निधि 266, लोक लेखा निधि भी 266, आकस्मिक निधि 267, 267 नहीं बताए, नहीं बताए, बताए हुए, ये बताए हुए हैं जी।
नहीं ना बताए हैं? नहीं बताए तो लिख लीजिए, हम क्या करेंगे। बताए हुए हैं, लिखाए हुए भी हैं, ठीक है, लिखिए। 266 का क्लाउज 1 संचित निधि डैश देकर, 266 का क्लाउज 1 संचित निधि, 266 का क्लाउज 1 संचित निधि, 266 का क्लाउज 2 लोक लेखा निधि, 266 का क्लाउज 2 लोक लेखा निधि, 266 का क्लाउज 2 लोक लेखा निधि, 267 आकस्मिक निधि, देखिए बैच जो है ना, ठीक है, ऑनलाइन बैच जो देते हैं ना उसमें सब चीज़ क्लियर करके लिख दीजिए। बाद में इतना नोटंकी ऑनलाइन विद्यार्थी सब करेगा नहीं, कहेगा कि इतना माह बढ़ा दीजिए, उतना माह बढ़ा दीजिए। अब सिंगल लड़का के लिए नहीं ना किया जा सकता है जी, ठीक है। बैच जब आता है ना तो उसी टाइम फिक्स रहता है, इतना से इतना दिन तक वैलिडिटी होगा। अब आप लोग सिंगल सिंगल कहते हैं मेरा इतना बढ़ा दीजिए, मेरा उतना बढ़ा दीजिए, तो पॉसिबल थोड़े है। जो पॉसिबल है वो हम कर सकते, जो पॉसिबल नहीं है वो हमसे नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे, अनुच्छेद 268, लिखिएगा। लिखिएगा अनुच्छेद 268, संघ द्वारा उद्गृहित संघ द्वारा उद्गृहित संघ द्वारा उद्गृहित संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क, राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क, राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क, जैसे स्टाम्प शुल्क। शंभू कुमार, कोई बफरिंग नहीं हो रहा है। चलिए आगे लिखिएगा। 269 संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित
राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, संघ द्वारा उद्गृहित और संगृहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। जैसे वस्तु के क्रय या विक्रय पर कर, जैसे वस्तु के क्रय या विक्रय पर कर, जैसे वस्तु के क्रय या विक्रय पर कर। वस्तु के क्रय या विक्रय पर कर। अनुच्छेद 275, कुछ राज्यों को कुछ राज्यों को कुछ राज्यों को संघ से अनुदान प्राप्त होना, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान प्राप्त होना, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान प्राप्त होना। टू 279A गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, 279A में जीएसटी है, 279A में जीएसटी, 279A डैश देकर जीएसटी, टू 279A जीएसटी। 280 में क्या है बोलिए, क्या है? 281 में क्या है? वित्त आयोग की सिफारिश, वित्त आयोग की सिफारिश। चलिए आगे 292, 292, 292, 292, 292, 292। भारत सरकार द्वारा उधार लेना, 292, भारत सरकार द्वारा उधार लेना, भारत सरकार द्वारा उधार लेना। 293, राज्य सरकार द्वारा उधार लेना, 293, राज्य सरकार द्वारा उधार लेना। राज्य सरकार द्वारा उधार लेना, राज्य सरकार द्वारा उधार लेना। 301, 301, 301, 301, 301 में लिखिएगा, भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र मतलब सभी जगह, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र मतलब सभी जगह, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता।
302 302 302 302 संसद विधि द्वारा 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 व्यापार वाणिज्य व्यापार वाणिज्य संसद विधि द्वारा व्यापार वाणिज्य और समागम पर रोक लगा सकती है रोक लगा सकती है 304 राज्य का विधानमंडल राज्य का विधानमंडल राज्य का विधानमंडल राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर 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 रोक लगा सकती है। रोक लगा सकती है। रोक लगा सकती है। चलिए इसके बाद 300 इधर तो 360 तक में कोई दिक्कत ही नहीं है। 361 से 361 360 61 361 से 361 ना प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर राज प्रमुख राष्ट्रपति राज हाँ 361 361 ये बात बताए हुए हैं, लेकिन लिखा पद पर रहते हुए किए गए कार्यों को लेकर न्यायालय में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। 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 वीडियो रुक गया है क्या जी? है किसको रुक गया था? खत्म हुआ बफरिंग? किस लाइन को बोलना है? कौन अनुच्छेद बोलना है? 361 फिर से 361 361 लिखिए फिर से। राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा
राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा अपने पद पर रहते हुए किए गए कार्यों को लेकर, अपने पद पर रहते हुए किए गए कार्यों को लेकर, अपने पद पर रहते हुए किए गए कार्यों को लेकर न्यायालय में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, न्यायालय में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। आगे 362 देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार। देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार। देशी राज्यों के शासकों के अधिकार एवं विशेषाधिकार। देशी राज्यों के शासकों के अधिकार एवं विशेषाधिकार। देशी राज्यों के शासकों के अधिकार एवं विशेषाधिकार। देशी राज्य के शासकों के अधिकार एवं विशेषाधिकार। आगे 363 कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न, कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में, कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन। 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 आगे लिखिएगा। जो है ये बात है 361, फिर से 361 तो बोले हैं जी, 361 तो बोले हैं। 361 में ये है कि अगर राष्ट्रपति और राज्यपाल का पद पर रहते हुए, राष्ट्रपति और राज्यपाल का पद पर रहते हुए किए गए कर्तव्यों के लिए उसे न्यायालय में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल पद पर रहते हुए, राष्ट्रपति या राज्यपाल पद पर रहते हुए जो भी काम किया है उसको लेकर उन्हें न्यायालय में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल पद पर रहते हुए, और ई 6 महीना में अभिनव कुमार ई काहे न बोल रहे हैं, पॉलिटी बायोलॉजी दोनों खत्म हुआ है, ठीक है। एक दिन पॉलिटी का क्लास होता है, एक दिन में बायोलॉजी होता है जी। सप्ताह में क्या दिन क्लास होता है, हैं? याद तुमको कितना है? याद तो तुमको एगो होगा नहीं, मुंह उठा करके आ गया कमेंट करने के लिए। क्या को याद है तुमको? बुला करके पूछेंगे तो नानी याद आ जाएगा सामने में, समझा? 2 सब्जेक्ट न हुआ है जी। बायोलॉजी कितना चैप्टर हुआ है? कितना? लास्ट ने चल रहा है लगभग बायोलॉजी, यानी 6 महीना में 2 सब्जेक्ट खत्म हुआ है, समझ गए? और बीच में छुट्टी ई नहीं, दशहरा का लंबा छुट्टी, दिवाली का लंबा छुट्टी, छठ का लंबा छुट्टी, ये सब कहाँ? ये सब तुम्हारे नानी गांव गया, तुम्हारे क्या बोले तुमको हम? कौन है जी अभी कौन अभिनय था, क्या नाम था उसका? देखिए उसका मैसेज देखिए तो, कौन है ही? है उसका मैसेज देखिए तो, उसका नंबर दीजिए तो हमको, हम उसको अभी फोन लगाते हैं।
चलिए, यानी लोग का सबसे बड़का दिक्कत यही है, समझे कि क्या बताएं। लिखिए, अभिनय कुमार नाम था, अभिनव या अभिनय है? अभिनय या अभिनव है? बफरिंग हो रहा है जी क्लास। चलिए, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष दर्जा, अभिनव था, अभिनव था, अभिनव। ठीक है, खोजिए उसका क्या है, भेज दिए हैं। हाँ, रुकिए हो, इसको थोड़ा हम बात करते हैं। लिखिए, आप लोग लिखिए, इसको फोन लगाए हैं, रिसीव करेगा तब ना। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष राज्य का दर्जा। हेलो, हेलो, बोलो न जी, मुंह में क्या हो गया है? हैं? बीमारी हो गया है क्या जी? मुंह में कुछ हो गया है? हाँ, तो बोलने में क्या होता है? क्या वो चीज याद है? निगेटिव सोच के पॉजिटिव चीज सोचता है कभी जीवन में? कभी कुछ हो पाएगा जी ऐसे में? 6 महीना में 2 सब्जेक्ट खत्म हुआ है। हाँ, तो ये तुमको दिमाग न है कि 6 महीना में कितना छुट्टी हुआ है? सब बड़ा बड़ा छुट्टी तो इसी बीच में न था जी। है, इतना दिमाग नहीं दिया है भगवान, खाली निगेटिव कमेंट करने के लिए आ जाता है। किसी का चमचा है क्या जी? चमचागिरी करने के लिए आया यहाँ पे? किसका चमचा है? ये चमचागिरी मत करो, समझा? पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव काम करो। ठीक है, तुमको हम ब्लॉक करवा रहे हैं, अभी ब्लॉक करवा रहे हैं हम। इसको ब्लॉक करो जी। हाँ, तो तुम्हारे जैसा विद्यार्थी नहीं चाहिए हमको, जो निगेटिव माइंडेड हो। ठीक है, इसको ब्लॉक करो, रखो तुम। चमचागिरी करने के लिए आया है। चलिए, लिखिए, आप लोग लिखिए। क्या लिखे हैं? महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष राज्य का दर्जा। 371 का को या ए? 371 का को या ए? तीन सौ इकहत्तर का को या ए? डैश देकर। को या ए, डैश देकर। नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा। नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा। विपुल कुमार 280 टेल में प्लीज, 280 लिखाएंगे। वित्त आयोग जाकर के देखो, लिखाए हुए हैं।
371 का को नागालैंड, 371 का खो असम, 371 का खो असम, 371 का खो असम, 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 371 का गो मणिपुर, 371 का गो मणिपुर, मणिपुर, 371 का गो मणिपुर, गो मणिपुर। ऑनलाइन चल रहा है ना जी? ए चल रहा है ना? हाँ, 371 का गो मणिपुर, मणिपुर, 371 का घो, घो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, 371 का अंगो, यह भी आंध्र प्रदेश, 371 का अंगो, यह भी आंध्र प्रदेश, यह भी आंध्र प्रदेश, 371 का चो, चो सिक्किम, 371 का चो सिक्किम, सिक्किम, 371 का छो मिजोरम, 371 का छो मिजोरम, 371 का छो मिजोरम, 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 371 का जो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, 371 का झो गोवा, 371 का झो गोवा, झो गोवा, झो गोवा, 371 का नो कर्नाटक, 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 कर्नाटक, कर्नाटक। ठीक है, हो गया। 371 पूरा लिखाए हुए थे क्या? इस लिखाए हुए थे? आए तो को बोलना नहीं चाहिए जी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। मुबारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध कुछ आदेश है। चलिए 1 मिनट रुकिए हो, एक आध गो और अनुच्छेद है कुछ कुछ। 371 वाला जरूरी है, इसलिए हम आपको पहले भी बताए हैं, यहां पर भी हम आपको बताए हैं। ठीक है, लिखिए तो 280 में वित्त आयोग है जी, पढ़ाए हुए हैं विपुल कुमार। कहाँ रहते हैं आप? वह अजीब हाल है आप लोग का। 373, 373, 373, वो जो है कोई राहुल कुमार बख्तियारपुर निर्धारित नहीं है कि इतना करोड़ मिलेगा, वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, राज्य की जनसंख्या क्षेत्रफल के ऊपर डिपेंड करता है, जो जैसा राज्य है उस अनुकूल दिया जाता है। चलिए 373, 373, निवारक निरोध में रखे गए, निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में, निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में
व्यक्तियों के संबंध में, कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति, कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति, कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति, 376 मौलिक अधिकार जाकर के पढ़िए, निवारक निरोध क्या है समझ में आ जाएगा। 376 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध, 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 उपबंध, उपबंध। आगे 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध, उपबंध। आगे 378 लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध, 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। 370 मनीष जी समाप्त हो गया है, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। 376 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध, 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध, 378 लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध। 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 आगे 391 391 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। क्या बोले? 378 लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध, लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध। चलिए तीन सौ है 391। एक मिनट रुकिए तो देखिए, जो आपको 379 से 391 तक है ये सब समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, समाप्त कर दिया गया है। 379 से 390 तक, 390 तक समझ गए, समाप्त कर दिया गया है संविधान। 379 से 391 तक समाप्त कर दिया गया, 379 से 391 तक समाप्त कर दिया गया है। और ये सब जो समाप्त हुआ है 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। नीचे से नोट देकर के इस पॉइंट को लिखिए तो, नोट देकर के लिखिएगा।
अनुच्छेद 379 से अनुच्छेद 379 से 379 से अनुच्छेद 379 से अनुच्छेद 391 तक अनुच्छेद 379 से अनुच्छेद 379 से 391 तक अनुच्छेद 379 से 391 तक को 379 से 391 तक को सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत सातवां संविधान संशोधन 1956 के तहत समाप्त कर दिया गया है। समाप्त कर दिया गया है। उपबंध का मतलब होता है प्रावधान, विशेष प्रावधान, प्रावधान, व्यवस्था। आगे 395 अनुच्छेद 395 इसके द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इसके द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को निरस्त कर दिया गया 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 हो गया, समझ गए। कुछ अन्य महत्व, हाँ, ऋण जो राज्य सरकार के द्वारा भारत सरकार से या विश्व बैंक से कहीं से भी लिया जाता है। ठीक, हो गया। जितना हम आपको पढ़ाए थे, पढ़ाने के दौरान जितना था वो तो बता ही दिए। पढ़ाने के अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद था उससे भी हम आपको अवगत करवा दिए हैं। अब याद रखना आपका काम है। याद रखना होगा रखिएगा, नहीं रखना होगा नहीं रखिएगा। ठीक है। अब जो है आगे सुनिए, हल्ला मत कीजिए। देखिए ये भी जो है, सुनिए, हल्ला मत कीजिए। ये भी विचारणीय बात है कि देखिए होता ये है कि लिखाने में, समझाने में, याद करवाने में टाइम लग रहा है, जो सत्य बात है, और टाइम लगेगा ही। इसमें अगर आप चाहते हैं जल्दी सिलेबस खत्म हो तो नोट आप ले लीजिए, समझा देते हैं हर चीज को। लिखाने में जो है टाइम वेस्ट नहीं होगा, समझ गए। और अगर आप लिख करके ऐसे पढ़िएगा, देखिए सीधा बोल देते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों रूप में पढ़ा सकते हैं। जिनको सिलेबस जल्दी खत्म करना है टारगेट बैच ज्वाइन कीजिए। ठीक है। रवि कुमार जो है, थोड़ा सा रवि कुमार का भी नंबर हमको भेजिएगा तो बात करेंगे उससे भी। ठीक है, रवि कुमार देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा। वो कमेंट किया था आज से अभी से 5 मिनट पहले। अगर आपको सिलेबस जल्दी खत्म करना, एक बात हम और यहां पर स्पष्ट कर देते हैं, संस्थान के भीतर फाउंडेशन टारगेट बैच में कोई अंतर नहीं है। अंतर बस इतना है कि फाउंडेशन में लिखाते हैं, टारगेट में लिखाते नहीं। अंतर यही है और कोई अंतर नहीं है, दूसरा कोई अंतर नहीं है। ये नहीं कि
फाउंडेशन में ज़्यादा बताएंगे, टारगेट में कम बताएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। सामान्य तौर पर टारगेट बैच का मतलब समझता है उड़ा देना, उड़ाते नहीं है हम लोग टारगेट बैच में, समझ गए। अगर आपको बहुत हड़बड़ी है, बहुत जल्दी है, आपको जल्दी सिलेबस खत्म करना है, संस्थान के भीतर 3 टारगेट बैच चल रहा है, सुबह में 10 से 12, शाम में 3 से 5 और शाम में 5 से 7। तीनों में से कोई टारगेट बैच ज्वाइन कर लीजिए, 6 महीना में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए। और जो फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच का अवधि हम आपको बता देते हैं। फाउंडेशन बैच समाप्त होने में आपको 18 महीना लगेगा, समझ गए। 18 महीना फाउंडेशन बैच समाप्त होने में लगेगा और इसका वैलिडिटी जो है हम 24 माह दे देंगे, 24 मंथ। जिस रोज से बैच शुरू हुआ है उस रोज से जो है 24 मंथ उसका वैलिडिटी दे देंगे, समझिए। 18 महीना फाउंडेशन बैच समाप्त होने में लगेगा, लिखा करके पढ़ाएंगे तो, लिखा करके पढ़ाएंगे तो। जहां तक हमारा मानना है कि हम ये सोच करके चलते हैं कि जो फाउंडेशन बैच है, ग्रेजुएट नहीं हुआ है बच्चा, पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, पार्ट 3 में है। देखिए आप लोग जो है हड़बड़ी चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं चट मंगनी पट बिया, समझ गए, यानी तुरंत सब चीज टिकटॉकिया हो गए हैं। धैर्य और सहन शक्ति तो है नहीं, इसलिए सफलता मिलता है नहीं। देखिए आप लोग को क्या चाहिए, शॉर्टकट, जितना जल्दी हो जाए, जितना फास्ट हो जाए उतना ज्यादा बेटर है। और इस शॉर्टकट के चक्कर में जो है एक बार पढ़े, दोबारा पढ़ना पड़ेगा, तिबारा पढ़ना पड़ेगा, 4 बार पढ़ना पड़ेगा, 5 बार पढ़ना पड़ेगा, समझ गए। तो शॉर्टकट के चक्कर में नहीं रहिए। कोई भी चीज अगर आप चाहते हैं, आप सभी के साथ ये समस्या होगा, आप हो, हम हो या कोई भी इंसान हो, सबके साथ ये समस्या रहता है कि पढ़ते हैं, याद करते हैं, भूल जाते हैं। अरे पढ़ते हैं, याद करते हैं, भूल जाते हैं, भूल नहीं जाइएगा, समझ गए। यानी आप लिखने से कतराते हैं, आप याद करने से कतराते हैं, आप जब क्लास में याद करवाया जाता है बोलने से कतराते हैं, आप समझने से कतराते हैं, दिमाग को समझाने वक्त जो है दिमाग को बंद कर लेते हैं, दिमाग को ओपन नहीं रखते हैं, तो कहाँ से होगा। हर जगह आप कतराइएगा, हर जगह आप शॉर्टकट खोजिएगा, तो फिर कहाँ से होगा, कहीं होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो एकदम क्लियर कट वे में हम बोल रहे हैं, फाउंडेशन बैच का वैलिडिटी, फाउंडेशन बैच 18 महीना में खत्म होगा, इसका वैलिडिटी 24 मंथ रहेगा। अगर आपको 6 महीना में सिलेबस खत्म करना है, संस्थान के भीतर टारगेट बैच चलता है, टारगेट बैच जाकर के ज्वाइन कीजिए, 6 से 8 महीना में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए। तो टारगेट बैच आप ज्वाइन कर लीजिए जिनको हड़बड़ी है। और फाउंडेशन में तो हम लिखा करके ही पढ़ाएंगे, चाहे 18 महीना लगे या 24 महीना लगे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए। तो आपको लिख करके पढ़ना है, फाउंडेशन में रहिए, या फिर लिख करके नहीं पढ़ना है, टारगेट में जाइए, अपना सिलेबस खत्म कीजिए, जाइए भागिए, इतना हड़बड़ी है तो, ठीक है। तो अब पॉलिटी को यहीं पर स्टॉप मारते हैं, खत्म हो गया पॉलिटी। आगे बताने के लिए और भी कुछ था, लेकिन अब कुछ नहीं बताएंगे, समझ गए। पॉलिटी खत्म हो गया है, अगले क्लास से ज्योग्राफी शुरुआत करने जा रहे हैं, समझ गए। चलिए अगले क्लास से जो है ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हैं, समझ गए। और जो ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हैं, ज्योग्राफी के विषय में हम आपको बता देते हैं यहीं पर कि आपको जो है 3 दिन सप्ताह में क्लास होगा, ठीक है, 3 दिन सप्ताह में क्लास होगा ज्योग्राफी, हाँ 3 दिन सप्ताह में क्लास होगा। टीटीएस में होता है ना जी, टीटीएफ, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। और जो ज्योग्राफी पढ़ाएंगे वर्ल्ड और इंडियन दोनों मिक्स करके पढ़ाएंगे, वर्ल्ड अलग नहीं पढ़ाएंगे, इंडियन अलग नहीं पढ़ाएंगे, दोनों को मिक्स करके पढ़ाएंगे। और आपके परीक्षा में ज्यादातर प्रश्न जो है, जैसे आप लोग मैक्सिमम जो परीक्षा देते हैं, आप कोई भी परीक्षा देते हैं, वर्ल्ड और इंडियन में जो जितना महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आपका सिलेबस, उस पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, समझ गए। तो अगले क्लास से जो है ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हैं। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि जब बैच शुरू हुआ था तो ऑब्जेक्टिव भी कुछ चैप्टर का करवाए थे, मौलिक अधिकार तक ऑब्जेक्टिव करवाए थे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करवाना बंद कर दिए हैं। तो ऑब्जेक्टिव के विषय में जो है, एक तो
संस्थान के एप्लीकेशन पर ऑब्जेक्टिव का जो है क्वेश्चन आंसर के साथ हम आपको अवेलेबल करवा देते हैं। ठीक है, एक काम ये करते हैं और दूसरा काम जो है ये करते हैं कि देखते हैं, टाइम निकालते हैं और फिर वहां पर जो है हम आपको क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। ठीक है, मौलिक अधिकार तक करवाए हुए हैं, मौलिक अधिकार से आगे का क्वेश्चन आंसर जो है टाइम निकाल करके हम ज्योग्राफी पढ़ाने के क्रम में जो है आपको बता देंगे। फलना तारीख को जो है आप रखिए ना, शनिवार को जो है ना शाम में 7 से 9, शनिवार को शाम में 7 से 9 में जो है आपका बैच रहता है, हमको ये चीज पता है। बायोलॉजी का बैच रहता है, हमको ये चीज पता है, लेकिन जो है ऑनलाइन हम वीडियो रिकॉर्ड करके शनिवार को शाम में 7 बजे के बाद हम फ्री हो जाते हैं। तो शनिवार को जो है 7 से 9 ही आपका बायोलॉजी का भी क्लास रहेगा और पॉलिटी ऑब्जेक्टिव का भी क्लास रहेगा। तो आप दोनों में से कोई भी एक क्लास कर लीजिएगा और दूसरा क्लास जो है रिकॉर्डेड सेक्शन में जाकर के आप अपना देख लीजिएगा। वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देंगे, आप अपना देख लीजिएगा, सीधा सा बात है, समझ गए। तो शनिवार को ही जो है, प्रत्येक शनिवार को ये चीज जो है हम आपको करवा देंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे, यानी आपको नागरिकता तक का क्वेश्चन करवाए हुए हैं। मौलिक अधिकार तथा उसके बाद का क्वेश्चन जो है हमको करवाना है, मौलिक अधिकार तथा उसके बाद का क्वेश्चन हमको करवाना है। तो आप समझ लीजिए यहां पर एक बार फिर से, आपका क्लास देखते हैं, क्लास को जो है ना रेगुलर करते हैं, कुछ ना कुछ करना होगा। ठीक है, यस सर तो बोल देते हैं, कैसे कर देंगे। ठीक है, ठीक है, स्पष्ट करते हैं। अगले क्लास से ज्योग्राफी शुरू हो रहा है, पहली बात यह है। अगले क्लास से ज्योग्राफी शुरू हो रहा है, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है, प्रत्येक शनिवार को शाम में 7:30 से 9 के बीच में इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होगा। प्रत्येक शनिवार को शाम में 7:30 से 9 के बीच में क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होगा। दूसरी बात यह है कि अब आप कहिएगा कि इस टाइम में तो बायोलॉजी का भी क्लास रहता है, बायोलॉजी का भी क्लास चलेगा, ये भी क्लास चलेगा, समझ गए। दोनों में से आपको जो क्लास करना है आप अपना कीजिएगा, या फिर आप अपना बायोलॉजी का क्लास कीजिएगा, इसको आप जो है एप्लीकेशन पर जाकर के देख लीजिएगा। अब कहिएगा ऑफलाइन लड़का कैसे देखेगा, तो इसको जो है ना, इस डिस्कशन को संस्थान के एप्लीकेशन के फ्री क्लासेज सेक्शन में डलवा देंगे, संस्थान के एप्लीकेशन के फ्री क्लासेज सेक्शन में डलवा देंगे। मौलिक अधिकार से, मौलिक अधिकार से पहले तक का क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो मौलिक अधिकार तथा उसके बाद का क्वेश्चन जो है फ्री क्लासेज सेक्शन में डलवा देंगे, जो है वो आप अपना देख लीजिएगा। इस क्लास के बाद आप अपना देख लीजिएगा, तो इधर से जो है आपका क्वेश्चन आंसर भी हो जाएगा और इसके बाद जो है इधर ज्योग्राफी भी शुरू हो जाएगा। बात क्लियर है, खत्म हुआ पॉलिटी। कल क्लास नहीं है, कल क्लास नहीं है, कल जो है कुछ है, चुनाव है, इलेक्शन है, पूरा कैंपस बंद है सुबह से लेकर शाम तक, कल क्लास नहीं है।